नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जीपीबी 211 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जीपीबी 221 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? जीपीबी 221 के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। इसका जो टाइटल है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी है, यानी कि बीज प्रौद्योगिकी के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है सही सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी। इसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट चैप्टर है सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी। जो इसका फर्स्ट चैप्टर है सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, यानी कि सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी, बीज और बीज प्रौद्योगिकी के महत्व, डेफिनेशन परिभाषा एंड इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व, और इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अपन इस फर्स्ट चैप्टर के आज अपन बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो अपन चर्चा करते हैं शुरू। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सीड कि बीज क्या होता है। बीज की परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे बीज की। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे? बीज की, सीड की परिभाषा। अगर बात करें बीज की, तो बीज है, बीज की परिभाषा को है अपन दो रूप में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बॉटनिकल रूप में यानी कि वनस्पति शास्त्र के रूप में, और दूसरा पढ़ेंगे एग्रोनॉमिकल यानी कि कृषि में किस प्रकार बीज की क्या परिभाषा होती है और वनस्पति में क्या परिभाषा होती है। अगर अपन बॉटनिकल रूप में देखें तो बीज एक निषेचित बीजांड है। क्या? बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड है जिसमें भ्रूण, एम्ब्रियो, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म तथा बीज पत्र पाए जाते हैं। यह जीवन सम होता है और जनन, और ये क्या होता है? अंकुरन योग्य होता है। क्या होता है? अंकुरन योग्य होता है। अब देखते हैं अपन इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। पहले परिभाषा देखेंगे अपन बॉटनिकल फॉर्म में कि इसकी बॉटनिकल रूप में क्या परिभाषा है। बॉटनिकल यानी कि वनस्पति शास्त्र है जो, इसमें बॉटनिकल में सीड की क्या परिभाषा है। बॉटनिकल में सीड को क्या बताया गया है कि बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड है। क्या? बॉटनिकल में कहा गया है कि बीज एक निषेचित तथा परिपक्व बीजांड है। निषेचित परिपक्व बीजांड है। क्या? निषेचित व परिपक्व बीजांड है। बीज को क्या बताया गया? निषेचित बताया गया। इसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मकों का फर्टिलाइजेशन या निषेचन से क्या होगा है, और ये परिपक्व यानी कि क्या होता है? पूर्ण विकसित है बीजांड है, जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, भ्रूण, भ्रूणपोष, जिसमें भ्रूणपोष तथा बीजचोल। क्या? बीजचोल, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। क्या? एंडोस्पर्म, जिसमें भ्रूणपोष तथा बीजचोल उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, और ये अंकुरन योग्य होता है। क्या होता है? अंकुरन योग्य होता है। बीज जीवन सम होता है और अंकुरन योग्य होता है। कि बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड है जिसमें भ्रूणपोष, बीजचोल उपस्थित होते हैं। यह जीवन सम होता है तथा अंकुरन योग्य होता है। क्या होता है? अंकुरन योग्य होता है। अंकुरन योग्य होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। बॉटनिकल रूप में या बॉटनिकल वनस्पति शास्त्र में बीज की क्या परिभाषा है कि बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड है जिसमें भ्रूणपोष तथा बीजचोल उपस्थित होते हैं। ये जीवन सम होता है और ये अंकुरन कर सकता है। ये होता है बीज। अब दूसरे देखते हैं अपने एग्रोनॉमी में कि एग्रोनॉमी में क्या परिभाषा बताई गई है बीज की। कि एग्रोनॉमी होता है जो सस्य विज्ञान होता है। सस्य विज्ञान में बीज की क्या परिभाषा बताई गई है? तो सस्य विज्ञान में बताया गया है कि बीज फसल का एक जीवित अंग है जो आसित रूप में उपस्थित होता है और जिसका उपयोग है प्रवर्धन के रूप में किया जाता है। एग्रोनॉमिकल में क्या परिभाषा बताई गई है कि बीज फसल का एक जीवित अंग है, फसल का एक जीवित भाग है, फसल का क्या है? कोई भी जीवित भाग हो सकता है। बीज फसल का एक जीवित भाग है जो उसमें आसित रूप में उपस्थित होता है। जो आसित रूप में उपस्थित होता है तथा
इसका उपयोग यानी कि बीज का उपयोग प्रवर्धन यानी कि प्रोपगेशन में करते हैं। प्रवर्धन में करते हैं, प्रवर्धन प्रोपगेशन में करते हैं। यह हो गई एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान में बीज की क्या परिभाषा है कि बीज फसल का एक जीवित भाग होता है और जो आश्रित रूप में उपस्थित होता है जिसका उपयोग प्रोपगेशन में करते हैं। और फसल के किसी जिस भाग का उपयोग अपन प्रोपगेशन या उसके प्रवर्धन में करते हैं उसे ही वनस्पति शास्त्र इसमें एग्रोनॉमी में क्या बताया गया, बीज बताया गया है। अब अपन देखते हैं, यह हो गई परिभाषा बीज की, क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। बीज की परिभाषा अगर पूछे तो क्या बताना है, बॉटनिकल पूछे तो ये बता देना, एग्रोनॉमिकल पूछे तो ये बता देना। अगर पूछे कि सीधा क्वेश्चन आ जाए तीसरा क्वेश्चन की परिभाषा पूछ ले सीड क्या है, तो आप किसी कोई भी एक या दोनों परिभाषा लिख लेना। अब अपन देखते हैं डिफरेंट बिटवीन सीड एंड ग्रेन, अनाज और बीज में क्या अंतर है। अगला अपना टॉपिक क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन। डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, यानी कि अनाज और बीज के मध्य क्या अंतर है वो अभी अपन देखेंगे। देखते हैं, अनाज एक तरफ ले लेते हैं अपन सीड को, दूसरी तरफ ले लेते हैं अपन ग्रेन को। ग्रेन यानी बोले तो अनाज, एक तरफ हो गया सीड बीज और दूसरी तरफ हो गया ग्रेन अनाज। अब देखते हैं अपन इसके बीच में क्या अंतर है। तो देखते हैं पहले अंकुरन। अगर अंकुरन के देखते हैं तो बीज में अंकुरन क्षमता अधिक होती है। बीज में क्या होती है, अंकुरन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। जबकि अनाज में अंकुरन क्षमता क्या होती है, कम होती है। अंकुरन क्षमता कम। दूसरा देखें अगर तो बीज की जो बीज है जो इसकी भौतिक शुद्धता है, फिजिकल प्योरिटी है, भौतिक शुद्धता, बीज की भौतिक शुद्धता अधिक होती है और अनाज की भौतिक शुद्धता क्या होती है, कम होती है। अनाज की भौतिक शुद्धता फिजिकल प्योरिटी है जो कम होती है, भौतिक शुद्धता क्या होती है, कम होती है। बीज की आनुवंशिक शुद्धता अधिक होती है, आनुवंशिक शुद्धता अधिक। और ग्रेन है, इसकी आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है, कम होती है। बीज की आनुवंशिक शुद्धता अधिक होती है और जो अनाज होती है, अनाज की आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है, कम होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जीवन क्षमता, अगर अपन जीवन क्षमता की बात करें तो बीज की जीवन क्षमता है वो अधिक होती है। बीज की जीवन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और जो अनाज होती है इसकी जीवन क्षमता क्या होती है, अनाज की जीवन क्षमता है वो कम होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो बीज होती है, बीज की पोषण होती है, बीज में जो पोषण क्षमता होती है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम होती है। और जो अनाज होती है उसमें पोषण क्षमता अधिक होती है। अनाज में पोषण क्षमता यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। ये इसका अंतर है। उसके बाद अगर बात करें तो बीज उपचारित होते हैं तथा नॉन एडिबल होते हैं। बीज है जो उपचारित होते हैं और नॉन एडिबल यानी कि खाने योग्य नहीं होते। क्या खाने योग्य बीज है जो खाने योग्य नहीं होते। लेकिन अनाज है जो अनुपचारित होती है, अनुपचारित तथा एडिबल होती है, खाने योग्य होती है, खाने योग्य। जो बीज होता है वो उपचारित होता है, किससे होता है, FIR मतलब सर्वप्रथम बीज को उपचारित करते हैं वो अपन करते हैं कवकनाशी से, फंजीसाइड से करते हैं, फिर उसको इंसेक्टिसाइड से करते हैं, उसके बाद में करते हैं वो राइजोबियम कल्चर वगैरह से क्या करते हैं अपन उपचारित करते हैं। ये उपचारित होती है और नॉन एडिबल होती है यानी कि बीज खाने योग्य नहीं होता। लेकिन अनाज होती है वो अनुपचारित होती है यानी कि इसको उपचारित नहीं किया हुआ होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं होता है और ये खाने योग्य होती है। ये हो गया इसका अपना अंतर किसके बीच में, बीज और अनाज के मध्य। क्या है कि बीज की अंकुरन क्षमता अधिक होती है, अनाज की अंकुरन क्षमता कम होती है। बीज की भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता अधिक होती है लेकिन अनाज की आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता कम होती है। बीज की जीवन क्षमता अधिक होती है, अनाज की जीवन क्षमता कम होती है। बीज में पोषण मान है वो कम होता है लेकिन अनाज में पोषण मान है वो अधिक होता है। अब अपन देखते हैं सीड टेक्नोलॉजी। क्या सीड टेक्नोलॉजी क्या होती है, बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी।
सीड टेक्नोलॉजी की बात करें अपन बीज प्रौद्योगिकी की, बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी या बीज प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन की बात करें तो बीज जो सीड टेक्नोलॉजी है कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन्नत तथा उत्तम गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन, उसका भंडारण, उनका संसाधन, उनका परीक्षण तथा उनका वितरण का अध्ययन करते हैं। कृषि विज्ञान की वो शाखा, कृषि विज्ञान की वो शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा, ये क्या है? सीड टेक्नोलॉजी है जो कृषि विज्ञान की एग्रीकल्चर साइंस की क्या है शाखा है, वो शाखा जिसके अंतर्गत उन्नत तथा उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन, गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन, बीजों का उत्पादन क्या करते हैं? उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन के कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत उत्तम गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन, उत्पादन के साथ में संसाधन, भंडारण, प्रसंस्करण, उत्पादन, बीजों का संसाधन, बीजों का भंडारण तथा बीजों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। किसका करते हैं? वितरण का अध्ययन करते हैं। जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वो शाखा कौन सी है? सीड टेक्नोलॉजी है, बीज प्रौद्योगिकी है। ये हो गई परिभाषा। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन्नत तथा उत्तम गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन, संसाधन, भंडारण तथा वितरण का क्या करते? अध्ययन करते, स्टडी करते। अब देखते हैं अपन एम्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, यानी कि सीड टेक्नोलॉजी के क्या उद्देश्य है, क्या देखते हैं अपन? एम्स देखते, उद्देश्य देखते। एम्स की बात करें, एम्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी यानी कि इसके उद्देश्य क्या है? सीड टेक्नोलॉजी की क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है? अगर अपन उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य है हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पहला उद्देश्य क्या है इसका? हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चरल है, ध्यान रखना। यानी कि अधिक कृषि उत्पाद की प्राप्ति। अगर अपन सीड टेक्नोलॉजी में अच्छे प्रॉपर रूप से उससे काम करेंगे तो सीड टेक्नोलॉजी से उन्नत तथा उत्तम गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन होगा, जिसकी ओज क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। तो इससे क्या होगी कि जो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो फसलों की उत्पादन क्षमता है, वो भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। और दूसरा है गुड क्वालिटी सीड। क्या है दूसरा? है जो गुड क्वालिटी सीड्स, यानी कि गुड क्वालिटी यानी कि अच्छी गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन कर सकते हैं अपन। किसके अंतर्गत? सीड टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है कि जो अच्छी गुणवत्ता के जो बीज है उनका क्या करना? उत्पादन करना। अगर अपन तीसरी बात देखें तो टाइमली सप्लाई, टाइमली सप्लाई जो सीड टेक्नोलॉजी का है मुख्य उद्देश्य है। क्या है? टाइमली सप्लाई। सीड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य की टाइमली सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि समय पर बीजों का क्या करना? किसानों तक वितरण कर देना, किसानों को समय पर बीजों की क्या हो? उपलब्धता हो। भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। यानी कि कृषि एकमात्र ऐसी है जिसका इंतजार नहीं कर सकते अपन। ऐसे नहीं है कि आज अपन के पास बीज नहीं है तो एक महीने बाद अपन इसकी क्या बुआई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर बारिश आज हो गई, खेत तैयार है, तो आज ही अपन को क्या करनी पड़ेगी? इसकी बुआई करनी पड़ेगी। इसलिए बीजों को है जो किसानों को समय पर उपलब्ध कराना बहुत ही जरूरी है, अभी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में है रीजनेबल प्राइस, उचित दाम। चौथा उद्देश्य क्या है? रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस, उचित दाम। क्या बोलते हैं इसको? उचित दाम। अगर किसानों को है जो किसानों को अगर उचित दाम पर बीज प्राप्त होगी तो और उचित दाम पर उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त होंगे तो उनके प्रोडक्शन क्षमता है वो भी बढ़ेगी और उनके जो लागत है, लागत में क्या आएगी? कमी आएगी। तो रीजनेबल प्राइस पर बीजों को उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है? किसका एम्स है? सीड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य। उसके बाद में हाई इनकम, उसके बाद में क्या है? हाई इनकम।
हाई इनकम मतलब कि अधिक उपज प्राप्त करना, क्या करना, अधिक आय की प्राप्ति। अगर बीज है जो उत्तम गुणवत्ता युक्त होंगे, अधिक ओज वाले होंगे, अधिक प्रोडक्शन क्षमता वाले होंगे, तो जो अपना इनकम है वो भी क्या होगी, अधिक होगी। उसके बाद में है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। छठा पर उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज होती है, जो उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज होती है वो हमेशा ही बीज थैलियों के अंदर पैक आते हैं और उसकी थैली के ऊपर एक लेबल लगा होता है, उसमें है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे, जो भी उसके ऊपर जो बीज के अंदर योग्यता है, बीज के जो गुण है वो उसके ऊपर छपे हुए थे। जैसे नमी प्रतिशत, बीज में कितना प्रतिशत नमी है, उसके अंकुरण प्रतिशत, उसकी भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता प्रतिशत के इसके अंदर भौतिक शुद्धता कितने प्रतिशत है। उसके अलावा बात करें तो आनुवांशिक शुद्धता प्रतिशत, ये सब क्या होती है कि उसके अंदर आनुवांशिक शुद्धता की प्रतिशतता, ये सब उसके ऊपर टैग होते, टैग के ऊपर जो लेबल लगा होता है थैली के ऊपर, उसमें ये जानकारी दी हुई होती है, तो अपन को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। तो अपन ने देखा सीड टेक्नोलॉजी कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, उत्तम व उन्नत गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन, संसाधन, भंडारण और वितरण का अध्ययन करती है। उसके बाद में अपन उद्देश्य देखा, तो पहला उद्देश्य था हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि कृषि उत्पाद की अधिक उपलब्ध या अधिक कृषि उत्पाद प्राप्त करना। दूसरा था गुड क्वालिटी सीड, यानी कि अधिक अच्छी गुणवत्ता युक्त बीजों का क्या करना, प्राप्त करना। तीसरा था टाइमली सप्लाई, यानी कि किसानों को समय पर बीजों की उपलब्धता करवाना। फिर है रीजनेबल प्राइस, उचित दाम पर बीजों को उपलब्ध कराना। हायर इनकम, यानी कि अधिक गुणवत्ता अधिक आय प्राप्त करना। फिर है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि बीजों की सही जानकारी किसानों तक प्रदान करना। अब बढ़ते हैं अपन रिलेशन ऑफ सीड टेक्नोलॉजी विथ अदर रेजिडेंस या अदर सब्जेक्ट, कि अन्य कौन सी शाखा या अन्य कौन सी विषय है जिसका संबंध किसे पाया जाता है, सीड टेक्नोलॉजी को पाया जाता है। तो देखते हैं अपन अभी रिलेशन विथ सीड टेक्नोलॉजी, रिलेशन ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, रिलेशन ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, हाँ, रिलेशन ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी विथ अदर सब्जेक्ट। अन्य कौन सी सब्जेक्ट है, अन्य कौन सी शाखा है जिसके साथ में जो है वो सीड टेक्नोलॉजी का संबंध पाया जाता है। तो पहला है एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। पहली कौन सी सब्जेक्ट है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में कैसे, भ्रूण विज्ञान में कैसे, तो बीज के उत्पादन की संपूर्ण जानकारी, बीज में किस प्रकार से उत्पादन होता है, उसका किस प्रकार फल, पुष्प से फल बनते हैं, किस प्रकार फल में के अंदर बीज का निर्माण होता है, इन सब की जानकारी अपन को किस शाखा में मिलेगी, एम्ब्रियोलॉजी में। जैसे ये कोई नर युग्मक है, कोई मादा युग्मक है, नर पुंकेसर है, परागकण है, और मादा अंडाणु है, जो अंडा है, अंडक है, उसके मध्य किस प्रकार से संकरण होता है और किस प्रकार के बीज का निर्माण होता है, ये सब जानकारी कहाँ मिलती है अपन को, भ्रूण विज्ञान के अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है, भ्रूण विज्ञान के अंदर मिलती है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर मिलती है। दूसरा है प्लांट बिल्डिंग, दूसरी कौन सी है, प्लांट बिल्डिंग। प्लांट बिल्डिंग, प्लांट बिल्डिंग में किस प्रकार से सीड टेक्नोलॉजी के संबंध है। अगर प्लांट बिल्डिंग की बात करें तो उन्नत किस्म और उत्तम बीजों का उत्पादन करना। उन्नत एवं उत्तम बीजों के उत्पादन के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें उन्नत किस्मों के विकास के लिए क्या करते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के जनन की विद्या करवाते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के संकरण करवाते हैं, और उनमें कौन कौन सी नर बंधेता पाई जाती है, उन सब की जानकारी अपन को किससे मिलेगी, प्लांट बिल्डिंग में। प्लांट बिल्डिंग में क्या मिलते हैं, उत्तम व उन्नत बीजों के उत्पादन या उन्नत किस्मों के उत्पादन के लिए अपन क्या करते हैं, जनन की विधियां, अलग अलग प्रकार की जनन की विधियां अपनाते हैं, या अलग अलग प्रकार के संकरण अपनाते हैं। संकरण या इसमें कौन सी मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, एमएस, जिसको नर बंधेता बोलते हैं, इन सब की जानकारी अपन को किससे मिलती है, प्लांट बिल्डिंग से मिलती है। अगर अब तीसरी बात करें तो प्लांट टैक्सोनॉमी, पादपाई की, प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करें, विभिन्न प्रकार की मॉर्फोलॉजिकल समानता और असमानता पाई जाती है, और पादप की विभिन्न प्रकार की
मार्फोलॉजिकल यानी कि आकार की समानताओं या असमानताओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? प्लांट टैक्सोनॉमी में किया जाता है। तो प्लांट टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? जो विभिन्न प्रकार की समानताएं असमानता पाई जाती है, जैसे फसल की अन्य किस्म के साथ में कोई अपन फसल हो गई है, उसके साथ में कोई खरपतवार हो गया है, तो इसकी जानकारी अपन को किससे मिलेंगी? प्लांट टैक्सोनॉमी से मिलेगी। यहाँ कोई फसल की अन्य किस्म है, उसके साथ में कोई दूसरी किस्म का पौधा उग गया है, जिसको रोग्यू खरपतवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोग्यू खरपतवार। रोग्यू खरपतवार। रोगी खरपतवार क्या होती है कि फसल की किसी किस्म के साथ में उसी फसल का अन्य कोई किस्म का पौधा उग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रोगी खरपतवार बोलते हैं। और रोगी खरपतवार को निकालने की क्रिया क्या होती है? यहाँ हटाने की। तो कि रोगिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जो अपन परिभाषा होती है उसमें पूछा जाता है कि रोगिंग क्या होता है। तो रोगिंग होता है कि किसी किसी फसल की एक किस्म में किसी फसल की एक किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उग जाना, उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उगना, किस्म का पौधों का उगना क्या कहलाता है? रोग्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग्यू खरपतवार कहलाता है। रोग्यू खरपतवार। दोस्तों, रोग्यू खरपतवार क्या होता है कि किसी फसल की एक किस्म के अंदर उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उगता है, रोग्यू खरपतवार कहलाता है। और जो रोग्यू खरपतवार को हटाने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? रोगिंग कहलाती है। तो अपन पढ़ते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी के बाद में जो चौथी जो सब्जेक्ट है वो है प्लांट हॉर्टिकल्चर एंड, तीसरी हो गई प्लांट टैक्सोनॉमी, और चौथी है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की। चौथी कौन सी है? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्य की। पादप कार्य की के अंतर्गत अपन क्या किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं? तो पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? अपन करते हैं बीज की सुषुप्त अवस्था, बीज का अंकुरण, बीज की सुषुप्त अवस्था के बारे में जानकारी, सुषुप्त अवस्था के बारे में जानकारी, और बीज की ओज वगैरह इनके बारे में जो जानकारी है वो अपन को किससे प्राप्त होती है? प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की से प्राप्त होती है। तो पांचवी है वो है हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमी। कौन सी है? हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमी। हॉर्टी एंड एग्रोनॉमी। हॉर्टी एंड एग्रोनॉमी अपन को मिलती है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की जानकारी, उत्पादन तकनीकी की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? उत्पादन तकनीकी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलती है। हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमी में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलती है। किसके अंतर्गत? हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमी। उसके बाद में अगर हॉर्टी और एग्रोनॉमी के बाद में बात करें प्लांट पैथो एंड एंटोमोलॉजी। किसकी बात करें? प्लांट पैथोलॉजी एंड अपन एंटोमोलॉजी की बात करें तो इसमें जो बीज के अंदर भंडारण के समय लगने वाले विभिन्न कीटों और रोगों की जानकारी मिलती है, वो प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से मिलती है। उसके बाद में मिलती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। सातवां है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो बीज के किस प्रकार से बीजों का मतलब वितरण करना है, किस प्रकार बीजों की आवश्यकता है, उनके बीजों की पूर्ति किस प्रकार से की जाती है, उन बीजों का पूर्ति का पूर्वानुमान या बीजों की मांग का पूर्वानुमान जो भी लगाते हैं, जिनकी जानकारी अपन को किससे मिलती है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से मिलती है। इसमें मिलती है मांग की जानकारी, मांग व पूर्ति कि बीजों की मांग की जानकारी किस प्रकार, मांग क्या है, बीजों की पूर्ति उसकी किस प्रकार करती है, उसके जो पूर्वानुमान है वो सब। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। क्या है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें अपन तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र है, जैसे बीजों के निकालने के लिए, बीजों को काटने के लिए बीजों के काटने के यंत्र है, बीजों की गुहाई के यंत्र है, बीजों की ओसाई वगैरह के यंत्र है। इन सब यंत्रों की जानकारी मिलती है अपन को एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। फिर आती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। क्या आती है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसमें जानकारी मिलती है कृषि यंत्रों की, कृषि यंत्र। फिर है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है जो कृषि प्रसार है। कृषि प्रसार में
जो बीज है, विभिन्न प्रकार के उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज है, उनकी जानकारी किसानों तक पहुंचाना, उसके उगाने की या बुआई की सभी की जानकारी है जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बाद में है बायो, जो लास्ट सब्जेक्ट है जिसका प्लांट बायोलॉजी के साथ, जो प्लांट टेक्नोलॉजी के साथ संबंध है, वो है बायो टेक्नोलॉजी। कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी। अगर अपन बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन, अगर अपन को कृत्रिम बीज का उत्पादन करना है, क्या करना है? सिंथेटिक सीड। सिंथेटिक सीड अपन को प्रोडक्शन करना है तो अपन को किसके माध्यम से करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे। उसके अलावा अपन को कोई टिश्यू कल्चर करना है, टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर करने के लिए भी अपन के पास बायोटेक्नोलॉजी होना जरूरी है। अब अपन पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री की। भारत में इसका बायोटेक्नोलॉजी का क्या, प्लांट जो सीड टेक्नोलॉजी है इसका क्या इतिहास है? सीड टेक्नोलॉजी का भारत में क्या इतिहास है? अब अपन पढ़ने वाले क्या? हिस्ट्री पढ़ने वाले, हिस्ट्री ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, कि भारत में इसका क्या इतिहास है। अगर भारत में अगर अपन इसके इतिहास की बात करें तो 16 जुलाई 1929 को 16 जुलाई 1929 को क्या किया गया? आईसीआर की स्थापना की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की क्या की गई? स्थापना। कब की गई? 16 जुलाई 1929 को क्या किया गया? आईसीआर की स्थापना की गई। उसके बाद में सन 1961 में, कब? सन 1961 में, 1961 में भारत है जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन का सदस्य बना गया। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय बीज जांच जो संगठन है, उसका सदस्य कब बना? तो सन 1961 में बना। कब बना? 1961 में बना। उसके बाद में अगर बात करें तो 1963, 7 मार्च 1963, कब? 7 मार्च 1963, 1963 में क्या किया गया? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। राष्ट्रीय बीज अधिनियम की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? 7 मार्च 1963 को नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। उसके बाद सन 1983 में, कब? सन 1983 1983 में क्या? सीड कंट्रोल एक्ट लाया गया। क्या क्या लाया गया? सीड कंट्रोल एक्ट। सीड कंट्रोल एक्ट यानी कि बीज नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया? सन 1983 में लाया गया। एक बात ध्यान रखना कि सभी फसली पादप, एक मोस्ट लाइन है, नोट बना के लिख लेना आप, आ सकता है कि सभी फसली पादप कैसे होते हैं? सभी फसली पादप कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म बोले तो आवर्त बीजी होते हैं। कैसे होते हैं? आवर्त बीजी होते हैं। सभी जो फसली पादप है वो कैसे होते हैं? आवर्त बीजी होते हैं। और आवर्त बीजियों का एक लाक्षणिक गुण है, क्या? आवर्त बीजियों का एक लाक्षणिक गुण है कि द्विनिषेचन, द्विनिषेचन व तिरक संलयन। क्या? द्विनिषेचन व तिरक संलयन पाया जाता है। द्विजनन, द्विनिषेचन और तिरक संलयन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एंजियोस्पर्म पादपों में। आवर्त बीज पादपों का लाक्षणिक गुण है द्विनिषेचन व तिरक संलयन। और सभी फसली पादप कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं, आवर्त बीज पादप होते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास को देखने के लिए। मुझे आशा है कि आज की क्लास को आपने जो देखा है उसमें आप सारी चीज है जो समझ में आ गया होगा। इस चैनल है जो यहाँ जीपीबी के नोट्स प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप। और टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और सभी सब्जेक्ट के जो थ्योरी के वीडियो है उनको प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।